तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं मोशन की फर्स्ट क्लास मोशन 01, जिसमें आज हम लोग एकदम बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक टर्म्स के मतलब डिस्कस करेंगे कि एकदम बेसिक बेसिक सी बातें डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और छोटी मोटी सी बातें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो ये वीडियो एकदम बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे मोशन 01। तो सारे बोर्ड के लोग या आईआईटी जेई नीट के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे लोग फिजिक्स के लिए वो देख सकते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मोशन 01 बेसिक्स ऑफ मोशन रहेगा। तो अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए। सो जी हाँ, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल सी फिजिक्स क्लास, जहां पे आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं बेसिक्स ऑफ मोशन। तो द फर्स्ट टॉपिक वुड इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एंड मोशन। की होते क्या हैं? इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एंड मोशन एकदम बेसिक से चालू करूंगा। कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आप लोग एक पेन और कॉपी लेके हाथ में बैठ जाओ, फिर लिख तो लो कि क्या क्या चीजें की बाद में रिवाइज करोगे। बार बार थोड़ी वीडियो लेक्चर देखोगे एक एक घंटे के। उसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा रेफरेंस पॉइंट। इसको भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आप लोग आराम से इसको समझ सके। एकदम आसान भाषा में चीजें लेंगे हम लोग। उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा हमारा चौथा टॉपिक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक होगा, जी हाँ, इसके बाद हम लोग पांचवा टॉपिक भी लेंगे। इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एंड मोशन, रेफरेंस पॉइंट, रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। और इसके बाद हम लोग लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, थोड़ा बहुत सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। और एक छोटी सी एक्टिविटी भी परफॉर्म कराऊंगा मैं आप लोगों को, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। और साथ ही साथ में स्टडी ऑफ मोशन थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज। स्टडी ऑफ मोशन थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो ये जो टॉपिक्स हैं ज्यादातर बुक्स में ऐसे सब टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं होते हैं। ये लोग एक ही इंट्रोडक्शन में करके आपको ज्यादातर बुक्स में मिल जाएंगे ये टॉपिक्स। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम लोग इसको आराम से अपना डिवाइड करें और फिर पढ़ें। तो स्टडी ऑफ मोशन थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया है। तो छोटे छोटे से 6 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड करा है। क्यों करा है मैंने? ताकि आप लोग इसके आराम से नोट्स बना सके। तो 6 टॉपिक्स आप लोग जल्दी से इनके नाम तो लिख लो, फिर एकदम 6-7 की भाषा में चालू करते हो, उसके बाद आराम से डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप लोगों ने 7th क्लास में भी चैप्टर मोशन पढ़ा ही होगा। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आपने तब वहां पे रेस्ट और मोशन की तब क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? आप लोग सोच रहे हो यार सर कल का पढ़ा हुआ तो याद नहीं रहता, 7th क्लास 2 साल पहले का। अरे आप लोगों ने एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी ना रेस्ट और मोशन की। चलिए वो लिख लेता हूं, मैं एकदम उसी से चालू करूंगा। रेस्ट और मोशन, एकदम वही बेसिक वाली डेफिनेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब इसे किस तरीके से लिखोगे। मोशन हमने क्या बोला था? हमने 2 चीजें अपने दिमाग में रखी थी वो वाली डेफिनेशन लिखते समय। आप लोगों को याद भी मैं दिला देता हूं, ठीक है। when the position when the position of an object when the position of an object changes with the passage of time। ठीक है, बता भी रहे हैं इनका मतलब क्या होता है। विद द पासेज ऑफ टाइम, तब तो रट के आराम से एग्जाम में लिखाया करते थे, आराम से मार्क्स आ जाते थे, है ना। When the position of an object changes with the passage of time, then the body is said to be in motion। उस समय भी अगर समझ के लिखे तो बहुत ही अच्छी बात है। Then the body is said to be in motion। बहुत बढ़िया। मतलब 2 क्राइटेरिया है बॉडी के मोशन में कि उसकी पोजीशन टाइम के बीतने के साथ बदले। पोजीशन बदले, टाइम बीतता रहे। पोजीशन बदलती रहे, टाइम बीतता रहे। जैसे जैसे टाइम बीतता रहे पोजीशन उसकी बदलती रहे। अब रेस्ट पे देखो, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलेगी, व्हेन द पोजीशन, एकदम बेसिक सी बात,
उसके बाद हम लोग एक कहानी से पढ़ेंगे सारी चीजें कि ये डेफिनेशन पूरी क्यों नहीं है, वो भी एक कहानी से समझ में आ जाएगा आपको। when the position of an object when the position of an object doesn't, ध्यान से देखिएगा, does not change with the passage of time, then the body is said to be in rest. Then the body is said to be at rest. Simple. तो ये दो डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी 7th क्लास में। मतलब रेस्ट की क्या कंडीशन बोली कि ऑब्जेक्ट की ना पोजीशन बदले ना, पोजीशन बदले ना। पहली कंडीशन पोजीशन ना बदले। दूसरी कंडीशन क्या रखी उन लोगों ने, दूसरी कंडीशन बोली कि टाइम बीतता रहे। अब इसको समझते हैं कि कहना क्या चाहती है। मान लेते हैं कि ये है जी हमारे यहाँ पे रोहन जी, ठीक है, कहानी समझाता हूँ। ये है यहाँ पे रोहन जी, बहुत बढ़िया बच्चे हैं रोहन जी, ठीक है। तो ये रोहन जी हमने बना दी यहाँ पे। ये रोहन जी अपने घर पे बैठे हैं, इनका नाम है रोहन जी, रोहन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। अब इसके घर से 10 मीटर दूर एक पत्थर रखा हुआ था। इसके घर से 10 मीटर दूर एक पत्थर रखा हुआ था, काफी बड़ा सा पत्थर, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दें, चलो। काफी बड़ा सा पत्थर रोहन जी के घर से 10 मीटर दूर था। 10 मीटर दूर था तो रोहन जी ने क्या बोला कि टाइम तो बीत रहा है, मेरी घड़ी में मैं देख रहा हूं कि मेरी घड़ी में टाइम बीत रहा है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है ना, पत्थर, वो जो ये रॉक है, स्टोन है, पत्थर है, ये अभी तक यहीं पे ही पड़ा हुआ है। 1 बजे देखा, 2 बजे देखा, 3 बजे देखा, 4 बजे देखा, 5 बजे देखा, 10 दिन बाद देखा, तब भी वो पत्थर वहीं का वहीं पड़ा हुआ। तो रोहन जी ने क्या बोला, ये तो रेस्ट पे होना चाहिए कि अभी भी यहीं पड़ा है, कुछ घंटे पहले भी था, कुछ घंटे बाद भी यहीं, उसने आके देखा तब भी वहीं था। तो देखा जैसे जैसे टाइम तो बीतता जा रहा है, लेकिन ये ना मेरे घर से 10 मीटर दूर है, इसकी ना पोजीशन नहीं बदल रही, ये उसी पोजीशन पे, उसी जगह पे है। पोजीशन को जगह समझो कि उसी जगह पे रखा हुआ है, कि 10 मीटर दूर की जगह थी वहीं पे वो पत्थर रखा हुआ है, वहां से ना हिला ना कुछ हुआ। ऐसे ही अब मोशन की कहानी देखो, ये तो रेस्ट की कहानी हो गई। मोशन में क्या बोला, 2 क्राइटेरिया, पोजीशन बदलेगी व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस लिखा है, और कैसे चेंज होनी चाहिए, पासेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने से। अभी इसमें ना डेफिनेशन में ना एक ऐसा टर्म आएगा जिससे डेफिनेशन और स्पेसिफिक हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि ये डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन सही है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा टर्म आएगा जिससे डेफिनेशन और स्पेसिफिक हो जाएगी और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तभी वो जो इतने सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स है वो भी हम लोग समेट के पढ़ेंगे, ताकि एकदम मिला के जोड़ के इनको पढ़ें, ठीक है। अब आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब मान लो फिर से ये रहे हमारे पास रोहन जी, बहुत बढ़िया बच्चे, रोहन जी। मेरी ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा, बहुत बढ़िया ड्राइंग है मेरी, है ना, इतनी शानदार ड्राइंग है, पूछिए मत। तो ये रोहन जी, अभी रोहन जी के दोस्त है सोहन जी, चलो जी बहुत बढ़िया, रोहन जी के दोस्त है सोहन जी। अब सोहन जी आए थे अपनी बाइसाइकिल लेकर रोहन जी से मिलने, अब जा रहे हैं अपने घर वापस। तो रोहन ने क्या देखा, ये है हमारे सोहन जी, ओके। तो रोहन जी ने क्या देखा, रोहन जी ने बोला ये पहले तो यहाँ पे था, कौन सी जगह पे था, जो मेरे घर से 5 मीटर दूर है, अब ये मेरे घर से 10 मीटर दूर हो गया। उसकी थोड़ी देर बाद फिर से रोहन जी ने देखा, रोहन जी ने बोला अरे अब तो सोहन जी जो है 15 मीटर दूर हो गए मेरे घर से। मतलब मेरे हिसाब से रोहन बोलेगा मेरे से ना उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, वो अलग अलग पोजीशन पे जाता जा रहा है। तो उसने क्या बोला, पहले 5 मीटर दूर गया, फिर 10 मीटर गया, फिर 15 मीटर गया, फिर 20 मीटर गया। अभी ऐसा नहीं कि दूरी जा हो सकता है फिर वो वापस आने लग जाए, तब भी उसकी पोजीशन तो बदल रही, पहले 15 मीटर दूर, फिर 10 मीटर दूर, फिर 5 मीटर दूर, फिर वहीं आ गया। तो मतलब रोहन बोलेगा उसकी पोजीशन, उसकी जगह तो टाइम बीतने के साथ साथ बदलती जा रही। 10 मिनट बाद देखा, 20 मिनट बाद देखा, 30 मिनट बाद देखा, 35 मिनट बाद देखा, हो सकता है 25 किलोमीटर पे आएगा, कभी तेज चल रहा हो, कभी धीमे चल रहा हो। तो वो तो सब चीजें बात की बात है। मतलब उसकी जगह तो बदल रही, क्यों, कहीं दूर जा रहा है, कहीं पास आ रहा है, या दूर जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो उसकी पोजीशन तो बदलती जा रही है ना, उसकी पोजीशन बदल रही है। ध्यान से सुनिए, उसकी पोजीशन बदल रही है, ये मेन चीज है, ये मेन चीज है कि उसकी पोजीशन बदल रही है, वो जाए वहीं नहीं रुका, वो दूर है। तो आप लोगों को अब तो समझ में आ गई होगी कि मोशन और इसकी 7th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या है। तो उम्मीद है अब तो मैंने आपको याद दिला दी होगी वो डेफिनेशन जो आप भूल गए थे, वो आपको अब सब वापस आ गई होंगी याद चीजें कि हाँ ये हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आप खुद बताओगे
कि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन में ऐसा कौन सा टर्म है जिसको मैं ऐड करूं, उसके बाद उस टर्म के लेके भी एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आप वो बोलो कि अरे इस टर्म का नाम ऐसे ऐसे पढ़ा। तो वो दो कहानी आप सुनोगे जिससे आप खुद बता दोगे मेरे को, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एग्जांपल भी याद से लिख लीजिएगा, चाहे ऐसी डायग्राम बनाया रोहन जी सोहन जी और ये पत्थर वाला रेस्ट और मोशन के लिए। तो इसने क्या बोला, ये तो मोशन में था, ये तो मोशन में था। इसने क्या बोला, रॉक क्या था, ये तो रेस्ट पे था। अब ना एक कहानी सुनाऊंगा, रोहन मोहन सोहन तीन दोस्तों की, बहुत बढ़िया कहानी, मजे आ जाएंगे आपको, उसी से आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो नोट डाउन तो कर ही लिया होगा अब तक, वरना स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आप लोगों ने। मैं तो प्रेफर करूंगा नोट डाउन कर लो, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप लोग उसके साथ कंफर्टेबल, स्क्रीनशॉट के साथ तो वैसे ले लीजिए। रोहन मोहन एंड सोहन, ये थे तीन दोस्त, थ्री फ्रेंड्स, तीनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, रहते भी आसपास ही थे। तो सेम ही बस से आते थे, वो होते हैं ना स्कूल में बच्चे, स्कूल बस में कि जी सेम ही क्लास है, सेम ही सेक्शन है इनका, और सेम ही स्कूल बस से आ रहे हैं कि घर के पास ही रहते, ज्यादा दूर नहीं है दूसरे से, बस स्टॉप थोड़ा आगे पीछे होते हैं, है ना। तो ये वो वाले तीन दोस्त है, रोहन मोहन सोहन। अब ये आ रहे हैं अपना आराम से, ये बना दी मैंने सड़क, यहाँ पे खड़ी है ये बस, ठीक है, बस बना दी, ठीक है। तो बस तो मैंने बना दी, तो बस तो मैंने आप लोगों की बना दी, ठीक है। देखिए ये बना दी मैंने स्कूल बस, ये इसकी लाइट ये करे पीप 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 पीप। अब यहाँ पे ना हम रोहन मोहन सोहन की कहानी साइड ये समझने वाले हैं, ठीक है। अब ये रहा फुटपाथ, यहाँ पे एक इनका घनिष्ठ मित्र रोहन उतर गया है क्योंकि उसका स्टॉप पहले पड़ता है। तो ये रोहन खड़ा ये कर रहे हैं इन दोनों को टाटा बाय बाय, ये है रोहन, ठीक है, रोहन है ये, बढ़िया, ये खड़ा और आराम से कर रहा है टाटा बाय बाय। और मोहन और सोहन अब भी बस में बैठे हैं, और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्कूल बस, स्कूल बस, मजे लेके आ रहे हैं सब लोग आराम से स्कूल में, है ना। ये बस में बैठा हुआ है, ये है आपका, चलो मैं थोड़ी सी बड़ी कर दूं बस को ताकि नाम आराम से इनके लिख सकूं। और मैंने काफी खूबसूरत सी बस बनाई है, वो तो मुझे ही पता है ना। ये है हमारे मोहन जी, ठीक है, ये है हमारे रोहन जी, वो है मोहन जी, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, समझदार लोग हैं आप लोग। तो रोहन भी दिखा दिया मैंने आपको, मोहन भी दिखा दिया, अब बारी रही सोहन की, ठीक है। सोहन के बारे में बात करूंगा मैं मेन तो, ठीक है। अब ये नीले वाला मैंने बना दिया सोहन, ठीक है। इसके बारे में, इसके आसपास सारी कहानी घूमेगी। अब देखो रोहन जो है वो बस से उतर गया है, आराम से कर रहा है इनको टाटा बाय बाय कि चलो जी कल मिलते हैं, शाम में मिलते हैं, जॉगिंग का प्लान है, ठीक है। अब रोहन ने क्या बोला, वो रोहन कह रहा है मैं सोहन का ना मोशन स्टडी करूंगा। ये सेवंथ वाली डेफिनेशन उठा के रोहन ने बोला कि अरे पहले तो ये बस मेरे से 5 मीटर दूर थी, और सोहन भी इसी बस में था, सोहन मेरे से 5 मीटर दूर गया, फिर ये बस 10 मीटर दूर गई, फिर उसने बोला अरे सोहन भी थी, मतलब वो भी 10 मीटर दूर गया। मतलब रोहन जी ने क्या बोला, रोहन जी ने बोला अरे ये बस की दूरी तो मुझसे बढ़ती ही जा रही है। रोहन जी ने क्या बोला, बस की दूरी तो मुझसे बढ़ती जा रही, पोजीशन बदलती जा रही है बार बार, हो सकता है बस पास आ रही हो सकता है बस दूर जा रही हो, तो पोजीशन बार बार बदलती जा रही, पोजीशन होनी, पोजीशन बार बार बदलती है, पहले पास फिर दूर फिर और दूर फिर और दूर, या फिर दूर से फिर पास और पास और पास। तो इसी तरीके से मतलब सोहन उस बस के अंदर बैठा, सोहन की भी तो पोजीशन बदल रही है, सोहन भी तो मेरे से दूर 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 जाता है, मेरे पास 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 आता जा रहा है। तो वो बात रोहन ने बोली, रोहन ने कंक्लूड कर दिया, रोहन ने कंक्लूड कर दिया कि सोहन इज इन मोशन। रोहन जी ने बोल दिया सोहन जी इज इन मोशन। क्यों बोल दिया रोहन जी ने, रोहन जी ने बोला अरे भाई मेरे से वो दूर 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 जाता जा रहा है। तो जब बस दूर जा रही, उस बस के अंदर सोहन बैठा है, तो सोहन भी तो मेरे से दूर 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 जाता है, उसकी पोजीशन भी तो मेरे हिसाब से बदल रही है। हाँ, तो इसलिए बोले सोहन जी इज इन मोशन, क्योंकि मैंने डेफिनेशन पढ़ी कि टाइम बीत रहा है और पोजीशन बदलती जा रही, दूर 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 पास पास पास, तो पोजीशन बदलती जा रही है। अब मोहन जी ने बोला देखो भाई मेरा तो स्टॉप आया नहीं है, मैं तो बैठा हूं यहीं, है ना, ठीक है। अब मोहन जी बढ़िया, मोहन जी यहीं बैठे हैं। मोहन जी ने बोला अरे सोहन की और मेरे बीच की दूरी तो बराबर है, हम दोनों, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बाजू में ये बैठा है सोहन। मोहन जी ने बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, सोहन जी यहाँ बैठे हैं। तो अब जब ये दो लोग बैठे हो तो ये तो बोले हम तो सेम ही बस में हैं,
हम तो ना दूर गए ना पास गए, हम तो एक साथ बैठे, तो हमारे बीच में ना कोई पोजीशन बदली ना कुछ हुआ। वो जिस पोजीशन में मेरे से 2 मीटर दूर बैठा वहीं बैठा, मेरे से 20 सेंटीमीटर दूर बैठा था 20 सेंटीमीटर दूर बैठा है। वो जहां बैठा है मेरे हिसाब से तो वहीं बैठा है, मेरे और उसके बीच की ना दूरी बढ़ी ना पोजीशन बदली ना कुछ हुआ, हम तो दोनों वहीं बैठे हैं। तो उसने क्या बोला, मोहन जी ने बोला, अरे इसकी तो मेरे से ना दूरी बढ़ी ना कुछ हुआ ना इसकी पोजीशन बदली, तो वहीं का वहीं बैठा है, मैं भी वहीं का वहीं बैठा हूं, तो हमारी तो पोजीशन बदली ही नहीं। तो मोहन ने इसके बाद क्या बोला कि सोहन तो रेस्ट पे है। अब आप लोग देखिए, आप लोग मुझे बताइए कि ये बात, दोनों स्टेटमेंट को नोट कीजिए कि सोहन ने क्या बोला, कि रोहन ने क्या बोला कि सोहन मोशन में है, और मोहन ने क्या बोला, सोहन रेस्ट पे है। तो अब आप इस कहानी से क्या समझे कि जिसका मोशन स्टडी किया है वो तो एक ही इंसान है, सोहन जी। सोहन जी का ही तो मोशन स्टडी किया जा रहा है। अब सोहन जी मोशन में भी एक इंसान के हिसाब से और सोहन जी रेस्ट में भी एक इंसान के हिसाब से, मतलब एक ही इंसान रेस्ट में भी है मोशन में भी है, लेकिन दो अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से। तो इससे आप लोग क्या समझे, ये हैं हमारे रोहन जी ओके, और ये हमारे मोहन जी। तो मतलब एक ही इंसान मोशन में भी है और रेस्ट पे भी है, लेकिन दो अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक ही इंसान मोशन में भी, सोहन जी मोशन में है रोहन के हिसाब से, और सोहन जी रेस्ट पे है मोहन के हिसाब से। रोहन जी कह रहे हैं कि सोहन जी मोशन में है, और मोहन जी कह रहे हैं कि सोहन जी रेस्ट में, मतलब सोहन जी का ही तो मोशन स्टडी हो रहा है। अब सोहन जी मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, ये सोचो, एक इंसान के हिसाब से सोहन जी मोशन में है, एक इंसान के हिसाब से सोहन जी रेस्ट में, सेम तो इंसान मोशन और रेस्ट दोनों पे है। तो मतलब कैसे हो सकती है ये चीज, मतलब डेफिनेशन में वो भी तो ऐड करनी पड़ेगी, एक ऐसा टर्म भी तो ऐड करना पड़ेगा कि जिसके रेफरेंस के थ्रू, जिसकी मदद से हम उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करें, फिर कह रहे हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। मतलब वो जो टर्म गायब है, ऐसा कोई टर्म हमें बनाना पड़ेगा कि किसका रेफरेंस लेके या किस चीज की मदद से हम उसका मोशन स्टडी करें, उसको क्या बोला, उसी को ही इन लोगों ने रेफरेंस पॉइंट बोल दिया कि हम इसकी रेफरेंस लेके, रोहन की रेफरेंस लेके सोहन का मोशन स्टडी कर रहे हैं, हम मोहन की रेफरेंस लेके सोहन का मोशन स्टडी कर रहे हैं। अब रेफरेंस पॉइंट की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक और तरीके से मैं आपको रेफरेंस पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, अगर ये थोड़ा सा मुश्किल भी लगा, वैसे तो मैंने बहुत आसान कर दिया। तो एक कहानी लिख लेना तीनों दोस्तों की, कि रेफरेंस पॉइंट कहां से है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। आ जाइए। अब ऐसी ही आपको कोई केस स्टडी बना के दे सकते हैं छोटी मोटी, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन पूछ लें, और वहां पे गाड़ी दे दे, ट्रेन दे दे, बस की बजाय कुछ भी दे दे, कहानी तो वही रहेगी। कहानी तो रोहन मोहन सोहन की है, यही तीनों है हमारी कहानी के हीरो। चलो तो मैं ये मार्क कर रख लेता हूं, चलिए। अब देखिए, रेफरेंस पॉइंट को मैं समझाने की एक और कोशिश करूंगा आप लोगों को, कि एक और एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करो। रेफरेंस का क्या मतलब होता है, किसी चीज की मदद से कुछ बताना, किसी चीज की मदद से कुछ डिस्क्राइब करना। मतलब इस चीज का क्या मतलब, किसी चीज की मदद से कुछ डिस्क्राइब करना। एक बात बताइए, जब आप लोग क्लास में होते हैं तब आपके टीचर आपको क्या बोलते हैं, प्लीज रेफर टू दिस पेज नंबर ऑफ XYZ, कोई सी बुक, कोई सी भी रैंडम बुक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये वाली बुक के इस पेज नंबर को रेफरेंस लो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। कि मान लेते हैं कि कोई टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट है मान लो, अब वो किसी XYZ बुक में दिया, कोई सी बुक है XYZ ABC, कुछ भी बुक का नाम है, कुछ भी नाम है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उस बुक की मदद से लेके आप इस चीज को डिस्क्राइब करो, इस चीज को पढ़ो, उसका रेफरेंस लो। तो टीचर वही तो कहना चाह रहे कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट नाम का टॉपिक है ये इस पेज पे दिए, तो आप इस पेज की रेफरेंस लो, इस पेज की मदद लो, इस पेज की मदद लेके उसे समझो और उसको डिस्क्राइब करो। तो क्या बोले कि उस चीज की रेफरेंस लो, या रेफरेंस मतलब किसी चीज की मदद लेना, कि जैसे आप कहीं रहते हैं, आप अपने दोस्त को अपनी लोकेशन बताए, तो कैसे बताते कि अरे मेरे आसपास ये लैंडमार्क है। लैंडमार्क मतलब कोई फेमस हॉस्पिटल हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई फेमस शोरूम हो सकता है, तो आप बोलते हो ना कि इस चीज की मैं रेफरेंस लेके बता रहा हूं कि हाँ। या जैसे आप कभी कोई लेटर लिखो, क्या लिखते हो, विद रेफरेंस टू, कि मतलब इस चीज की मदद से मैं ये कहना चाहता हूं, या इस चीज के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं। तो रेफरेंस का मतलब किसी चीज की मदद से आपने कोई और चीज डिस्क्राइब करी, विद रेफरेंस टू दिस एडवर्टीजमेंट डेटेड दैट,
कि मतलब इस एडवर्टाइजमेंट की मदद से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस एडवर्टाइजमेंट की जरिए आपने जो चीज कही मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, या उस पेज का रेफरेंस लो, मतलब उस पेज की मदद से उसे अंडरस्टैंड करो। तो वो कहानी थी किसी चीज की मदद से कुछ डिस्क्राइब करना। अब रेफरेंस पॉइंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी पॉइंट के थ्रू स्टडी करके उसे डिस्क्राइब करा जाए तो उसी पॉइंट को ही तो मैं रेफरेंस पॉइंट बोलूंगा। अब तो काफी सारे तरीके समझ में आ गए रेफरेंस पॉइंट को समझने के। रोहन मोहन सोहन की कहानी सुना दी, स्कूल में आप पेज नंबर का देखते हो, दोस्त को लोकेशन बताने का लेटर जो आप लिखते हो उसकी वजह से अब तो रेफरेंस पॉइंट में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें कि जैसे पेज नंबर वाला एग्जांपल हो गया, लैंडमार्क वाला एग्जांपल हो गया, दोस्त को एड्रेस बता रहे हो, या फिर मैंने आपको पेज नंबर का बताया, लैंडमार्क का बताया, या फॉर्मल लेटर में भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें लिख के रखना है ताकि आपको याद आ जाए तुरंत ही। अब रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन लिखो कि द पॉइंट और द पोजीशन और द पॉइंट, वो पोजीशन या वो पॉइंट जिसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट के मोशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को, जिस पॉइंट या पोजीशन की मदद से ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी किया जाता है, उसी पॉइंट को तो मैं रेफरेंस पॉइंट बोलूंगा। द पॉइंट और पोजीशन chosen with respect to something, chosen with respect to something, with respect to something, किसी चीज के साथ जिसका मोशन स्टडी करो किसी चीज के हिसाब से, with respect to मतलब w.r.t। फिजिक्स की कई किताबों में विद रिस्पेक्ट टू को w.r.t करके राइटर्स लिख देते हैं, कैसे पहले दो चैप्टर तक विद रिस्पेक्ट टू लिखा फिर w.r.t लिख देते हैं, तो वो भी समझ जाना। मैं आपको पहले बताऊं द पोजीशन और द पॉइंट, ठीक है, द पोजीशन और द पॉइंट, द पॉइंट और द पोजीशन चूजन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग through which multiple aspects of the motion of a particular body are studied, are observed and studied. It is also called as origin। अब ये कहानी समझो मैं क्या कहना चाहूँ कि एक पॉइंट और पोजीशन जो किसी चीज के हिसाब से चुनी जाए जिसकी मदद से मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी के मोशन के बारे में कई सारी चीजें पढ़ी जा रही है, स्टडी की जा रही है, ऑब्जर्व की जा रही है, स्टडी की जा रही है, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि फिजिक्स में आप ओरिजिन को डिफाइन करो तो मैंने बता दूं उसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, कि आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो बताते हैं ओरिजिन से इतना दूर यहाँ तो रेफरेंस पॉइंट से इतना दूर जा रहा है। जब आप न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक पे से डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये चीजें हो गई, तो तब भी मैं आपको रेफरेंस पॉइंट की याद दिलाऊं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। The point or position chosen with respect to something through which multiple aspects of the motion of a body are observed and studied, it is also called as origin. Okay, yeah, the point with whose reference to multiple aspects of the motion of a body are studied is also called as reference point. ऐसे भी लिख सकते, the point or position with which multiple aspects of the motion of a body are studied। 3-4 डेफिनेशन लिख सकते हो, सेम ही चीज है बस लैंग्वेज अलग है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अब इस डेफिनेशन को रेस्ट ऑफ मोशन की उसमें इंक्लूड करो और इसको पढ़ो। चलो आ जाओ, मजे आ रहे होंगे आप लोगों को, है ना? तो नोट्स तो बनाते रहना, कहीं मजे मजे में आराम से पॉपकॉर्न खा के लेक्चर देखा है और फिर कह अरे क्लास तो निकल ही गई। चलो rest and here we have motion। चलो पहले मोशन की लिख दे, आपके पास डेफिनेशन लिखनी है, सेम वही डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और इट्स सराउंडिंग। बस सिंपल सी बात लिखनी है, रोहन मोहन सोहन की कहानी आपको समझ में आ गई है, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो 2 डेफिनेशन बस लिखने की एक फॉर्मेलिटी है कि कर लेते हैं, हमें एक वर्डिंग में पता हो कि हमें क्या लिखना है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है।
आप लोग अब खुद डेफिनेशन लिख लोगे, रेफरेंस पॉइंट की भी आप ही लोगों ने लिखी है डेफिनेशन, वो जो एग्जांपल थे उसे बना बना के लिखी है, तो ऐसी तो कोई मेजर बात ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी से हो गया, मोशन और रेस्ट की बेसिक डेफिनेशन। आज का लेक्चर तो बेसिक है, जब आगे आगे चलोगे तब देखना कितने कितने टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर, यूनिट के अंदर, है ना। हाँ, when the position of an object, okay, when the position of an object changes with respect to the reference point or its surroundings, reference point और its surroundings, वही definition घिसी पिटी, और its surroundings with the passage of time. ओके, अब आ जाओ, रेस्ट की डेफिनेशन लिखता हूं, यही सेम डेफिनेशन में, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to the reference point or its surroundings with the passage of time, तो then the body is said to be in rest. सिंपल सी डेफिनेशन, चलो जी लिख देते हैं ये भी हम लोग फिर भी। when the position of an object does not change with respect to the reference point or its surroundings with the passage of time, मतलब सिंपल सी बात है, when the position of an object does not change with respect to the reference point or its surroundings with the passage of time, then the body is said to be in rest. वो लाइन आप खुद लिख लेना, when the position of an object changes with respect to the reference point or its surroundings with the passage of time, then the body is said to be in motion. एकदम आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन। तो तीन टॉपिक जो मैंने बोला था, सबसे पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ मोशन एंड रेस्ट, दूसरा मैंने क्या बोला था, रेफरेंस पॉइंट, तीसरा वो था रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। आ जाओ अब रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन को पढ़ते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एग्जांपल की मदद से पढ़ाऊंगा, ठीक है। रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, आप लोग आगे खुद समझ जाओगे। आजा, रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन, देखिए एक ना मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उससे आप ना रोहन मोहन सोहन वाली कहानी से जोड़ लेंगे। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, बस मुझे एक शब्द का मतलब सिखा दीजिए आप लोग। सर रिलेटिव का मतलब तो रिश्तेदार होता है, मतलब रेस्ट और मोशन के बीच में कौन सी रिश्तेदारी है। अरे सर ये तो दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज, मोशन में पोजीशन बदल रही है, रेस्ट में पोजीशन नहीं बदल रही, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज है, इनके बीच में क्या रिश्ता हो सकता है। वही सोहन जी वाला रिश्ता कि मोहन ने बोला सोहन जी रेस्ट पे है, रोहन ने बोला सोहन जी रेस्ट मोशन में है, रोहन जी ने क्या बोला, सोहन जी मोशन में है, और मोहन जी ने क्या बोला, सोहन जी रेस्ट पे है। तो मतलब एक ही बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट या दो अलग अलग लोगों के पढ़ने के द्वारा, कि एक के हिसाब से वो मोशन में, एक के हिसाब से वो रेस्ट पे है। तो इसका मतलब वही तो है कि रेस्ट और मोशन के बीच की रिश्तेदारी है, वो कॉमन रिश्तेदार है रेस्ट और मोशन का, कि मतलब वही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, तो इनकी रिश्तेदारी ही तो हुई कि अ सेम ऑब्जेक्ट could be in rest and could also be in motion with respect to different reference point। वही रोहन मोहन सोहन वाली कहानी लिख दो और समझ में आ गया, वो वही पन्ने पलटो, देखो कि एक इंसान के साथ तो रेस्ट पे, एक इंसान के साथ तो मोशन में है, सोहन जी एक इंसान के हिसाब से रेस्ट में, एक के हिसाब से मोशन में। चलो
मैं फिर भी लिख देता हूं, द सेम ऑब्जेक्ट कुड बी एट रेस्ट और इन मोशन when studied through different रेफरेंस पॉइंट। एक एग्जांपल और देखो कि जब एक पेड़ होता है, आप क्या देखते हो, अरे ये पेड़ तो रुका हुआ है, ऐसे ही देखा। जब ट्रेन से जाते हो ऐसे करते हो, पेड़ पीछे की तरफ भाग रहा है, एक्चुअली पेड़ पीछे नहीं भाग रहा, आप आगे की तरफ भाग रहे हो। तो एक इंसान क्या बोल रहा है, अरे ये तो रेस्ट में, एक क्या बोल रहा है, मोशन में है। तो अलग अलग हो गया ना रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। तो वो तो खैर एक सिंपल सा एग्जांपल था। बाकी रोहन मोहन सोनवाल अच्छा केस स्टडी में ही पूछ सकते हैं। The same object could be at rest or in motion when studied through different reference points. चलो अब आ जाए एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन पे। रोहन मोहन सोन की एक ही कहानी से कितने सारे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप लोग ना एब्सोल्यूट रेस्ट और रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन में ऐसे भी सोचते हैं कुछ लोग कि एक ट्रेन जा रही है, एक रुकी है तब भी लग रहा है दूसरी चल रही है। चलो जो भी वो कॉन्सेप्ट है वो तो कोई इतने यहाँ पे समझने आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। बाकी एक एग्जांपल बहुत था वो रोहन मोहन वाला, बाकी ट्रेन वाली कहानी बता दी, दो ट्रेन एक साथ हैं तो वो भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक चलती है दूसरी नहीं लगती कि चल रही है, फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि चल रही है। जैसे एक रुकी हुई है दूसरी भी साइड में, एक चलनी चालू हो सकता है दूसरी भी चल रही है जबकि दूसरी रेस्ट पे है। तो क्या रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन ही तो है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अब देखो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करूंगा कि क्या एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, एक सेंस में कंप्लीट होता है कि एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, एग्जैक्ट। कंप्लीट से ज्यादा मैं एग्जैक्ट को प्रायोरिटी दूंगा कि एग्जैक्टली रेस्ट और मोशन पे हो। एग्जैक्ट रेस्ट एंड मोशन से आपका क्या मतलब है, दिमाग से सोचिए थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली रेस्ट पे है, मतलब मैं दुनिया के किसी भी पॉइंट से उसे ऑब्जर्व करूंगा वो मुझे रेस्ट पे नजर आएगा। और एब्सोल्यूट मोशन क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली मोशन में है चाहे वो दुनिया के किसी भी पॉइंट से ऑब्जर्व करा जाए वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसे मैं कहूंगा एब्सोल्यूट मोशन। कि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली दुनिया के किसी पॉइंट से देखो, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से वो मोशन में, और एग्जैक्टली किसी पॉइंट से देखो वो रेस्ट में। क्या ये पॉसिबल है हमारी कॉमन जिंदगी में? चलो आज देखते हैं। पहले एक डेफिनेशन तो लिख लो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन की, फिर बताएंगे आपको कहानी आगे की। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। सर चलिए स्टार्ट करें। तो आप लोग लिखते रहिए, मैं आता हूं बताता हूं। देखिए एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, when an object is exactly at rest, object is exactly at rest from all reference point, exactly at rest from all reference points की मतलब दुनिया के जितने भी रेफरेंस पॉइंट पूरे विश्व में उन सबसे ऑब्जर्व कर लो, पूरे ब्रह्मांड में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए। और एब्सोल्यूट मोशन को क्या बोला गया, अभी इसकी भी एक एग्जांपल से मैं आपके सारे भ्रम तोड़ दूंगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, आप लोग खुद बताएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली इन मोशन from all reference points या as observed from all reference points, कुछ भी लिख लो, from all reference points, तो हम उसको एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन कहते हैं।
तो यही एब्सोल्यूट रेस्ट और ये एब्सोल्यूट मोशन की मतलब एक ऑब्जेक्ट दुनिया भर में ब्रह्मांड में जितने पॉइंट से देखे थे, रेफरेंस पॉइंट जितने भी हैं, वो सबसे रेस्ट में होना चाहिए। और एब्सोल्यूट मोशन में कब होगा? जब वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली मोशन में होगा सारे रेफरेंस पॉइंट से। क्या ये हो सकता है? आप लोग बोलोगे अरे सर मेरा जो घर है ना वो तो वहीं का वहीं रुका रहता है, जो मेरा स्कूल है वहीं का वहीं रुका है, जैसे हॉस्पिटल है कोई वो वहीं का वहीं रुका रहता है, मैं कहीं से भी देखूं मुझे तो वो रुका हुआ ही नजर आता है। अरे सर वो तो कहीं से नहीं हो सकता कि वो कहीं से इमोशन में हो। अब मैं आपको पहुंचाता हूँ चांद पे। चलो जी आपको चांद पे पहुंचा देते हैं कि आपका जो घर है या कोई सी भी बिल्डिंग है, मान लेते हैं आप कह रहे हो अरे ये बिल्डिंग तो रेस्ट पे ही रहती है, मैंने यहाँ खड़े होके भी देख लिया, यहाँ खड़े होके भी देख लिया, हर जगह खड़े होके देख लिया, ये बिल्डिंग रेस्ट पे है। आप लोग कहते हो कि ये तो एब्सोल्यूट रेस्ट ही होना चाहिए, है ना? आप लोग बोल रहे होगे कि ये एक बिल्डिंग है, ये यहीं की यहीं खड़ी रहती है, ये एक बिल्डिंग है, ये एब्सोल्यूट रेस्ट पे होनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे कैसे नहीं करते? हम लोगों ने यहाँ खड़े होके देख लिया इस बिल्डिंग को, हम लोगों ने यहाँ खड़े होके इस बिल्डिंग को देख लिया, हम लोगों ने हर जगह से जहां से हो सकता है इस बिल्डिंग को खड़े होके देख लिया। तो आप लोग पहले ये बात लिखिए, फिर आगे बताता हूं कि क्यों नहीं हो सकता। कर लिया? चलिए क्यों नहीं हो सकती, क्यों ये बिल्डिंग भी रेस्ट पे होगी, कहां से होगी? मान लेते हैं ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा प्लेनेट अर्थ। अब यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, आफ्टर ऑल देखो इतनी बड़ी तो नहीं होगी बिल्डिंग, तो अब मैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट तो बनाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये रहा हमारा प्यारा अपना प्लेनेट अर्थ, उसके बाद यहाँ पे अर्थ के आसपास कौन अपना ऑर्बिट बना के घूम रहा है? मून। अब मून पे आप गए, आप मून पे गए, आपने क्या देखा? अरे ये बिल्डिंग तो घूमती हुई दिख रही है, कैसे घूमती हुई दिख रही है? आप बताइए कि ये रहे आप मून पे, ठीक है, आपको मैंने मून पे पहुंचा दी। अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लोगों को बिल्डिंग कैसी दिखेगी, अभी आप लोग ऐसे समझ लो, फिर मैं आपको भी एक प्रैक्टिकल की मदद से समझाऊंगा कि द बिल्डिंग appears to move with the rotational, कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो रोटेट करती है, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। अब इसको थोड़ी सी कहानी को समझिए। ये मैं ले आया आप लोगों के लिए एक ग्रीन कलर की बॉल, क्योंकि यहाँ पे अर्थ है तो हरी भरी अर्थ है हमारी, ठीक है। आप लोगों को अब कहानी समझ में आएगी थोड़ी सी, देखिए। अब यहाँ पे मैंने एक काला सा डॉट बना दिया है इस पे, और ये हो गई हमारी बिल्डिंग। ये जो बड़ा सा काला सा डॉट है ये हमारी बिल्डिंग होगी, हालांकि इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी नहीं। अब अगर आप लोग मान लेते हैं मून पे हैं, यहाँ पे है ये मून पे आप लोग, तो आपको अर्थ ही तो दिखेगी, मून थोड़ी दिखाई देगा, आपको तो अर्थ दिखाई देगी। तो आप लोगों को बिल्डिंग क्या लगेगी? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो मान लो आप लोग मून पे, तो आपको मून नहीं दिखेगा, आपको ये पूरा ब्लैंक स्पेस समझ लो कि पूरी खाली जगह है, सिर्फ ये है। मेरे को भी इमेजिन मत करो कि मैं यहाँ पे, ऐसे इमेजिन करो ये सिर्फ बॉल है, यहाँ पे ये अर्थ है हमारी। आप मून जैसा दिख रहे हो क्योंकि आपको मून थोड़ी दिखेगा, आप मून पे तो मून थोड़ी दिखेगा, आप अर्थ पे हो तो क्या आपको अर्थ दिखती है? गोल नहीं, आपको फिर अर्थ के आसपास की जगह दिखती है। अरे हम अर्थ पे हैं, हाँ हम अर्थ पे। आप लोग मून पे पहुंच गए, चलो मैंने ये हाथ में बॉल पकड़ ली, ये अर्थ है मान लेते हैं। अब इस पे ये मैंने डॉट बनाई, ये क्या है? बिल्डिंग। अब अर्थ अपने एक्सिस पे कुछ टिल्टेड है तो मैंने इसको हल्का सा टिल्ट भी कर लिया। अब अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है, यूं यूं घूमती है। अर्थ के ऐसे रोटेशन से क्या होता है? वैसे डे एंड नाइट होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और रेवोल्यूशन से क्या होता है? सन के आसपास जो रिवॉल्व करती है, सीजन बदलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोग। चलिए तो ये मान लेते हैं बिल्डिंग है, अभी आपके सामने नजर आ रही है, आप बोल रहे हैं ये कैसी है? शायद से रेस्ट पे है। लेकिन जब अर्थ अब घूमना चालू करेगी, अब अर्थ रोटेट कर रही है अपना हिस्सा, धीमे धीमे वो यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई, यूं गई। अब आप बोलोगे अरे अर्थ तो रोटेट कर गई, आपको अब बिल्डिंग नहीं दिख रही, बिल्डिंग कहाँ गई? अरे बिल्डिंग तो मोशन हो गया बिल्डिंग का, बिल्डिंग तो यहाँ पीछे की तरफ चली गई, बिल्डिंग में तो मोशन आ गया।
फिर घूमी, फिर घूमी, फिर घूमी, फिर घूमी, फिर घूमी, ये आ गई फिर आपके सामने। अब आप बोले अरे ये तो मोशन में थी, ये पूरे यूं चक्कर काट के वापस आ गई, इसकी पोजीशन हमारे से बदल गई। अब फिर से गई यूं यूं यूं। अब आप बोलोगे अरे अभी यहाँ थी, अब यहाँ चली गई रोटेट होके, इसकी पोजीशन बदल रही है हमारे साथ बार बार। कभी यहाँ पे कि मान लो इधर वाले पॉइंट पे है, तो यहाँ पे आप बोलोगे अरे पहले तो हमें यहाँ पे लिखी थी, अब यहाँ चली गई, तो इसकी पोजीशन बदली। तो बिल्डिंग कितनी स्पीड से रोटेट कर रही होगी, जितनी अर्थ की रोटेशनल स्पीड होगी उतनी स्पीड से बिल्डिंग आपको रोटेट करती दिखेगी, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन डू नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन डू नॉट एग्जिस्ट practically in the universe। तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, ये वाली एक्टिविटी को याद रखिएगा कि हमने आपको छोटी सी, बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी भी करके दिखाई थी। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोगों ने कितना कितना सारा कवर कर लिया, आप लोग देखिए इतने से टाइम में, इतने कम टाइम में मैंने आपको कितना कितना कवर करा दिया। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन होता है कि नहीं होता, प्रैक्टिकल के साथ हमने पढ़ा। अब मैं आपको साथ ही साथ में ये भी बताने वाला हूं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आप लोगों का मतलब पूरा 1 घंटा आपका वर्थ रहने वाला है, आराम आराम से पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को भी। अरे सर इतनी प्यारी कहानी हमने बनाई थी, रोहन जी चांद पे पहुंच गए थे। चलो अब क्या करें, चैप्टर का हीरो ही रोहन जी हैं। हेडिंग लगाएंगे अब पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट क्या होता है आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आप लोग 9th वाले हो, यूक्लिड ज्योमेट्री भी पढ़ने वाले हो, वहां पे पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ोगे, यूक्लिड ज्योमेट्री से डेफिनेशन, बाकी प्रूफ भी है, काफी सारी जगहों से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पता लगेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री बहुत बढ़िया चैप्टर है, यूक्लिड ज्योमेट्री ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स और थ्योरी एक साथ आ गई हो, समझना पड़ेगा वो चैप्टर, है ना। अब मैं मैथ्स नहीं पढ़ता, आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर। पॉइंट क्या होता है, कोई सी भी ऐसी फिगर जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, विच हैज नो डायमेंशंस, मतलब ना उसकी लेंथ होती है ना उसकी ब्रेथ होती है, वो ऐसी होता है, नो लेंथ नो ब्रेथ, कोई डायमेंशंस नहीं, नीदर लेंथ नॉर ब्रेथ। अरे 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 सर आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें बता रहे हो सर, हम तो ये डॉट बना देते हैं और कहते हैं यही हमारा पॉइंट ए है, हम तो ऐसे लिख देते हैं कि ये पॉइंट ए है। आप लोग बोल दोगे तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी, आप लोग बोल दोगे इसकी चाहे ना के बराबर होगी, बट कुछ तो लेंथ, कुछ तो इसका भी डायमीटर होगा, कुछ तो होगा इसका भी। आप लोग बोल दोगे कि अरे जब हम इसे जूम करें कुछ तो होगा, तो आप कैसे कह रहे हो इसकी कोई डायमेंशन नहीं। अब एक बात ध्यान से सुनना कि डॉट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनना, ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट तो आप बना ही सकते हैं, ऐसी आप कौन सी फिगर बनाओगे जिसकी ना कोई डायमेंशन हो ना कुछ हो। ये फुल स्टॉप भी अगर मैं है, ये अगर मैं कह रहा हूं कि पॉइंट है, नहीं है तो डॉट है। तो जो डॉट होता है वो सिर्फ पॉइंट की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक झलक होती है, कि मतलब जैसे मैंने ये बना दिया तो हम इसे पॉइंट क्यों समझ रहे, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये इतना बड़ा है, उस पर एक छोटा सा डॉट, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो निल है, इसके आगे मतलब ये बोर्ड इतना बड़ा यूं यूं, और इस पे छोटा सा जो मैंने डॉट लगाया, बोलते हैं कि इसकी डायमेंशन तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। सर वैसे मैथ्स क्यों पढ़ा जाता है, अरे इसी से बताऊंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट आप लोगों को। तो आप लोग क्या बोलोगे, वी कंफ्यूज डॉट विद अ पॉइंट, डॉट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट तो आप बना ही नहीं सकते, उठा लो पेपर, बनाने पे लग जाओ, छोटी सी भी चीज बनाओ उसका भी डायमीटर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे कि डॉट इज ऑफन कंसिडर्ड एज पॉइंट, डॉट इज ऑफन कंसिडर्ड एज पॉइंट,
एज पॉइंट, डॉट को हम पॉइंट मान लेते हैं बिकॉज, ध्यान से लिखिएगा, बिकॉज द डायमेंशन ऑफ द डॉट, dimensions of the dot is almost negligible in front of the plane in which it lies। मतलब मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्लेन है, इसकी कुछ लेंथ है और एक ब्रेथ है, कुछ इसकी ऐसे लेंथ है, कुछ इसकी ब्रेथ है, तो इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ कुछ तो है, इसकी लेंथ और ब्रेथ, ये ऐसे 3 फीट है, ये ऐसे 2 फीट है, बाय द वे बोर्ड, तो ये बोर्ड इतना बड़ा है कि इसकी कुछ डायमेंशन है कि ये ऐसे 3 फीट, ऐसे 2 फीट, तो ये काफी बड़ा बोर्ड, मतलब इसके ऊपर अगर मैं एक डॉट बनाऊं तो डॉट की डायमेंशन क्या है, इसके सामने ना के बराबर की फिट में है, और डॉट की डायमेंशन क्या है, कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट नील, कुछ डायमेंशन नहीं है डॉट की डायमेंशन इसके आगे एकदम जीरो नजर आती कि ये कितना सा डॉट और ये कितना बड़ा है ना। तो डॉट को हम लोग सिर्फ पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं, हम उसे ऑफन कंसीडर करते हैं, अरे यही तो पॉइंट है, बाकी होता वो कैसे, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कि मतलब डॉट हम उसे कब कह रहे हैं, कि क्योंकि डॉट की कोई डायमेंशन नहीं उसका, ऐसी अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी ट्रेवल कर ले, कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा दूरी ट्रेवल कर ले, तो वो भी तो दूरी के आगे ना के बराबर से नजर आने, नील नजर आने लगेगा, कि कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट उसने कई हजारों किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर ली, हम तो अरे ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया, इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि वो जो उसने इतनी सारी दूरी ट्रेवल करी उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने तो ऑलमोस्ट नील हो गया है। समझ में आई ये चीज? चलो अब आज ऐसे लिखते हैं, है ना, फिजिक्स की भाषा में मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसे समझते हैं कि एक छोटी सी चींटी है, ऐसे समझते हैं कि एक छोटी सी चींटी है, एक एंट है, ठीक है, फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बाद एक आधा ट्रू फॉल्स लगवा के ये लेक्चर खत्म, क्योंकि इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ बन जाए तो बन जाए कि रेस्ट डिफाइन करो, डिफाइन मोशन बन जाए, डिफाइन रेफरेंस पॉइंट, रिलेटिव वेस्टर्न मोशन के तो आने की वैसे उम्मीद नहीं, इसका इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ मोशन भी, हाँ वो एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, वो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट ना के बराबर, बट फिर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या है, कि मान लेते एक चींटी है छोटी सी, मैंने एक चींटी बना दी, ये बना दी मैंने एक चींटी, ठीक है, एक चींटी बना दी मैंने, अब ये चींटी है, ठीक है, ये है मिसेस चींटी, ये है हमारी चींटी जी, चींटी जी की जो लंबाई है वो मात्र है 1 सेंटीमीटर, और चींटी जी ने ना जो दूरी ट्रैवल करी है, बहुत ज्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग चींटी है, इन चींटी जी ने 1 किलोमीटर, चलो मान लेते हैं 10 किलोमीटर तक की दूरी ट्रैवल कर ली, बहुत बढ़िया चींटी जी है हमारी, ठीक है, एंट, छोटी सी एंट जी है हमारी, ये बहुत मेहनती से 10 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर ली। 1 किलोमीटर में कितने हजार मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, अरे 1 मीटर में जितने होते हैं उसकी 1000 मीटर में फिर कितने उसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 सेंटीमीटर हो गए, ये क्या है 10 का क्यूब, ये क्या है 10 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूंगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ऐड हो जाएंगे 10 की पावर 5, वरना सिंपल सा लिख दो आप लोग अभी के लिए कि 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 1 लाख सेंटीमीटर, मतलब जो 1 सेंटीमीटर की चींटी है उसका कितना सा हिस्सा, कि अगर मैं इस 10 किलोमीटर के, ये तो देखो अभी 1 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर कितना होगा ये चीज सोचो, 10 किलोमीटर कितना होगा, इसकी 1 किलोमीटर जितना है 10 किलोमीटर उसका 10 गुना, ठीक है, तो आप लोग लगा लो 10 लाख सेंटीमीटर, ये चीज देखो, अभी कोई मैं ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, एकदम बेसिक सी बातें बता रहा हूं, कि अगर मैं इस 10 किलोमीटर की लंबाई के 10 लाख टुकड़े कर दूंगा, कितने टुकड़े कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये देखो 3 2 5 5 इंटू 10 6, सॉरी 5 10 की पावर 5 में 10 की पावर 5 इंटू में 10, तो 10 की पावर 5 प्लस 1 10 की पावर 6, मतलब अगर मैं 10 किलोमीटर के
10 लाख टुकड़े कर दूंगा, 10 किलोमीटर दूरी के 10 लाख टुकड़े कर दूंगा, तो उतनी सी एक चींटी की लंबाई होगी। मतलब कि एक चींटी कितनी होगी, अगर मैं 10 किलोमीटर के 10 लाख टुकड़े कर दूं बराबर बराबर, उतनी एक चींटी होगी। मैंने क्या बोला, 10 किलोमीटर के 10 लाख टुकड़े, सोचो उतनी एक चींटी होगी। तो क्या ये चींटी अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बन गई? क्या ये चींटी अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बन गई? क्योंकि 10 किलोमीटर के आगे इस चींटी की जो 1 सेंटीमीटर की डायमेंशन है वो तो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नील है। तो ये चींटी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई, ये चींटी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई कि इसकी डायमेंशन इतनी बड़ी दूरी के आगे ऑलमोस्ट नील है, ना के बराबर है, कि एकदम डॉट जैसी नजर आ रही है। ऐसी छोटा सा एक डॉट यहाँ पर बना दिया, उतनी सी ये चींटी नजर आ रही है, उतनी सी, ना के बराबर, एक डॉट के बराबर। और डॉट को हम किसी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, पॉइंट के साथ। तो क्या बोल दिया, डॉट ऑब्जेक्ट सुनने में सही नहीं लगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दिया, हमारे मुंह से निकल गया। डॉट ऑब्जेक्ट नहीं, अजीब सा लग रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, विच हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ, उसको पॉइंट बोलते हैं। तो इसकी तो इतनी बड़ी दूरी के सामने कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये चीज बोल दी इन लोगों ने और कह दिया कि चींटी यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? चलो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, जैसे एक और एग्जांपल देखो कि अगर कोई हेवनली बॉडी है, उसने मान लो उसकी कुछ है, अभी 2-3 पॉइंट और बता दो, ठीक है। कोई हेवनली बॉडी है, वो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कोई हेवनली बॉडी है, कोई सा प्लैनेट हो सकता है, कोई और हेवनली बॉडी हो सकती है, वो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कि कोई स्टार है, वो कोई सा भी स्टार हो सकता है, वो उसके इर्द गिर्द कोई हेवनली बॉडी घूम रही है, ठीक है। अब ना एक काम आप लोग कर लीजिएगा कि जब भी आप लोग बनाते हैं ना, तो उसको गोल मत बनाया कीजिएगा, क्योंकि ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है और जो वो स्टार होता है वो किसी फोकाई पे लाई करता है। केपलर्स लॉज आपको बाद में पढ़ाएंगे। मानते हैं कोई हेवनली बॉडी है वन, कोई कुछ भी नाम है इसका, कुछ सा भी नाम है, ये ना इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब ये हेवनली बॉडी इतनी सारी हजारों किलोमीटर की दूरी ट्रैवल कर रही है, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन, इतनी सारी दूरी कवर कर ली कि इसका जो ऑर्बिट है वो इतना ज्यादा कि इसके रेडियस से बहुत ज्यादा है कि हेवनली बॉडी अब पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये हेवनली बॉडी कई बार, हेवनली बॉडी इसने क्या किया, कई सारे मल्टीपल रेवोल्यूशन मार लिए, मल्टीपल रेवोल्यूशन मार लिए, सो मेनी किलोमीटर्स, कई हजारों लाखों किलोमीटर्स। तो अब क्या हुआ, जो इस हेवनली बॉडी का द डायमीटर ऑफ द बॉडी, the diameter and the radius of the body is very small, then is very small in comparison to the distance. कि मतलब इस हेवनली बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर करा है उसके आगे इसका डायमीटर तो रेडियस तो बहुत ही छोटा है। तो ये हेवनली बॉडी क्या बोल दी कि ये हेवनली बॉडी क्या हुई, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हुई। वैसे सन क्लियर बोल रहा है, ठीक है ना, प्लैनेट सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं, केपलर्स लॉस सन के अराउंड के लिए तब पढ़ेंगे अपना आराम से। अभी कहाँ, अभी तो वैसे ही बता दें कि इलिप्टिकल होते हैं ऑर्बिट और एक फोकस पे कोई स्टार लाइक करते हैं, सन का केस हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़ेंगे मतलब आगे इसी के अंदर में पढ़ाऊंगा केपलर्स लॉज, वैसे तो अब नहीं है, फिर पढ़ेंगे हम लोग उस चैप्टर में, है ना। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब अगर क्या इस प्लेनेट ने, अगर मान लो कि इस प्लेनेट का डायमीटर ही 15 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है और इसने 10 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करी, तो क्या मैं इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलता? नहीं बोलता। मतलब जो, मतलब एक बात सुनो, मतलब जो डिस्टेंस किसी एक ऑब्जेक्ट को हमें ये कहने पे मजबूर कर दे कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हो सकता है दूसरा ऑब्जेक्ट जब उस डिस्टेंस पे चले उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बोले। कि चींटी ने 10 किलोमीटर चला, चींटी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई। और अगर इस प्लैनेट ने 10 किलोमीटर चले, इसका डायमीटर इतना बड़ा 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वो 10 किलोमीटर से पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने पे हमें मजबूर नहीं करें। हम तो बोलेंगे अरे ये डिस्टेंस तो उसके डायमीटर का आधा भी नहीं है, कहां से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। तो मतलब ये पॉइंट भी नोट डाउन करो, अच्छा पॉइंट है। ठीक है,
पॉइंट ऑब्जेक्ट की कहानी चल रही है, इसका एम्बुलेशन थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेस पढ़ के एक अदर व्हाट डिस्टेंस में मेक अस कंसीडर, व्हाट डिस्टेंस में make us consider an object to be a point object. What distance will make us consider an object to be a point object may not make us consider another object covering the same distance to be a point object. अब मैं यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। चीटी वाले एग्जांपल से तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अब हम लोग कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसकी भी डेफिनेशन मैंने शायद आप लोगों को बता तो दी है वैसे, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। When the distance covered by the body is so large that the body's dimensions appear to be nothing when the distance covered by the body is so large that the body's dimensions appear to be nothing in front of the distance covered. Wow, मतलब बॉडी ने इतनी ज्यादा दूरी कवर कर ली when the distance covered by the body is so large that the body's dimensions appear to be nothing in front of the distance covered, तो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि बॉडी ने इतनी मेहनत करी कि वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर ली डिस्टेंस कि उसकी डायमेंशन अब दूरी ट्रैवल करने वाला दूरी जो ट्रैवल करी उसका कुछ लगती ही नहीं, तब उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कहानी समझ में आ चुकी है पहले, ये तो बस डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। और जो डिस्टेंस हमें ये व्हाट डिस्टेंस में मेक अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो दूरी हमें ये कंसीडर करने मजबूर कर दी कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मे नॉट मेक अस कंसीडर अनदर ऑब्जेक्ट कवरिंग द सेम डिस्टेंस टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि कोई दूसरी बॉडी और वो भी उतनी दूरी कवर करे तो ये गारंटी नहीं है कि हम उसे भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने लग जाए कि चींटी के ट्रैवल कर 10 किलोमीटर हमने चींटी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। लेकिन वहीं पे जब 10 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर रेडियस वाले प्लैनेट ने कवर करा तो मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा। 10 किलोमीटर पे हमें चींटी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन एक प्लैनेट 10 किलोमीटर कवर करा तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा। आ जाओ, मजे आ रहे होंगे आप लोगों को सेशन में, है ना। तो नोट्स तो रिवाइज याद से कर लेना। चलो स्टडी ऑफ मोशन थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेस। आप लोगों ने पतंग जरूर उड़ाई होगी, है ना। उड़ाते हो ना आप लोग भी पतंग, तो आप लोग क्या करते हो जब उसे यूं ऊपर की तरफ उछालते हो तो कभी वो इधर की तरफ आगे गिर जाती है कि ऐसे इधर से बहुत तेज हवा चली, तो हमें हवा का मोशन तो कहीं दिखा ही नहीं। हम बोलते हैं अरे पतंग इधर गिरी, पतंग का मोशन है, लेकिन हम बोलते हैं अरे हवा इधर की तरफ चल रही कि ये पतंग है। हमने जैसे ही इसको ऊपर उठाया तो धड़म से इधर की तरफ आ गई, हम बोलते हैं अरे इधर की डायरेक्शन में तो हवा चल रही है। ये
ऐसे हमने फिर यूं उठाई, तब हमें लगा हाँ थोड़ी 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 चली ये पतंग। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पतंग की मदद से हवा का मोशन पढ़ा। मतलब जैसे मान लो पत्ते हैं किसी पेड़ पे, हमें क्या पता कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, हवा किसी को दिखती है नहीं, ठीक है। अब मैं बहुत से एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए ये पतंग है, ठीक है, पतंग वाला तो हो गया। अब हमें क्या पता हवा कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, तो हम अरे पत्ते क्या हुए, ऐसी डायरेक्शन में हवा आ रही है, तो पत्ते इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन में आ गए, इधर की तरफ हवा आ रही है तो इधर की डायरेक्शन में पत्ते उठने लग गए ऐसे। तो हमने कहा अरे इस तरफ हवा चल रही है, इस तरफ इधर वाली साइड में हवा चल रही है, ऐसे चल रही है ऐसे। तो ऐसे कैसे कहना चाह रहे हो, किस चीज की मदद से? आपने हवा का मोशन देखा है, ऐसी पतंग में भी है कि यूं ऊपर उठे पीछे की तरफ चली गई, ऐसी पत्तों के मोशन के साथ है। तो फिर आप लोग एक बात बताइए कि मतलब हमने किस चीज की मदद से स्टडी किया एयर का मोशन? यहाँ पे काइट की मदद से स्टडी किया, पतंग की मदद से, यहाँ पे लीव्स की मदद से स्टडी किया। तो एक बात देखिए कि इनडायरेक्ट सोर्सेज, हम डायरेक्टली हवा का मोशन नहीं देख सकते कि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मूव कर रहे हैं एयर के पार्टिकल्स, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज की मदद से उसके मोशन को स्टडी करते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड थ्रू सम अदर सोर्सेज। वही तो जैसे एयर पार्टिकल्स के मोशन है, एयर पार्टिकल्स के, है ना। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when the motion of an object studied through sources other than the object in motion itself. एग्जाम्पल एयर पार्टिकल्स। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो तो बड़े आराम से इस वाले टॉपिक को तो रिलेट कर पा रहे होंगे। आप लोगों के वहां जो किताब लगी हुई है एनसीईआरटी, उसके अंदर भी ये टॉपिक दे रखा है, तो उसे रिलेट करके पढ़ाने की मैंने कोशिश करी कि पत्तों वाला एग्जाम्पल जैसे वहां पे भी थोड़ा सा इंडिकेट किया गया है। काइट वाला मैंने आपको बताया कि पतंग जब उड़ा ऐसे जाती है ऐसे, तो हम बोलते हैं अरे हवा इधर की तरफ चल रही है, इधर की तरफ उड़ाओ। हम फिर यूं जाते हैं, यूं पतंग उठाते हैं और पतंग उधर की तरफ उड़ने लगती है। कि हम उसकी अपोजिट में यूं उठाते हैं पतंग और हमें पता है कि हवा ऐसे जाए तो हम यूं करके उठाते हैं कि उसकी डायरेक्शन में जाने लग जाए हमारी पतंग, है ना। तो पतंग का मोशन हो गया, लीव्स का मोशन हो गया। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन स्टडीड थ्रू सोर्सेज अदर देन द ऑब्जेक्ट इन मोशन इटसेल्फ, कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन हम नहीं देख सकते, लेकिन किसी सोर्स पे उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है उसकी मदद से, कि पतंग उड़ी किसकी इफेक्ट से, एयर पार्टिकल्स के मोशन से, पत्ते हिले एयर पार्टिकल्स के मोशन से। तो जितने टॉपिक्स थे यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये वाले तो कवर करा दिया। वाले एक ट्रू फॉल्स लगा लो जल्दी से, एक दो ट्रू फॉल्स के सवाल, ताकि मैं भी देखूं आपको समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है, ट्रू फॉल्स बेसिक से दे रहे हैं, क्योंकि इस वाले टॉपिक से आगे जो अच्छे सवाल मैं आपको चालू करवाऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद से अच्छे सवाल चालू होंगे। यहाँ तो बस एक रीकैप कर रहे हैं, ठीक है। Reference point is also called origin, absolute rest and motion, exist in the universe। इस टॉपिक से ना जो बेसिक बेसिक से सवाल आएंगे ना, अभी बताते हैं आपको थोड़े बहुत कि जो कुछ आएगा, ठीक है। और दो सवाल भी देखिए, चलो। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन ऐसे, चलो ऐसे करते हैं। रेस्ट, दूसरा मोशन, और तीसरा
रेफरेंस। ठीक है, चौथा पॉइंट ऑब्जेक्ट वैसे आएगा तो नहीं, बट बाकी मैंने समझा दिया है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आ जाओ इनके आंसर लिखते हैं। रेफरेंस पॉइंट को ही ओरिजिन हो जाता है, ध्यान से पढ़ो। और क्या लिखा है, और अगर ये फॉल्स है तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है। चलो ये सवाल छोटे छोटे से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये टॉपिक से ज्यादा नहीं आते, डिफाइन के जो टर्म्स है बेसिकली इनसे ही आएगा, बाकी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी कहते हैं, क्या है, सच बात है? हाँ जी बिल्कुल ट्रू बात है। अब आप बताइए, देखिए एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। क्या एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन एग्जिस्ट करते हैं? इतनी सारी कहानी मैंने आपको बता दी, उसके बाद तो नहीं बोलोगे कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। तो ये फॉल्स है। आपको क्या करना है, डू नॉट एग्जिस्ट। करेक्शन जब आप लोग करोगे तो प्रॉपर लिखना अपने एग्जाम में कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन डू नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। यहां तो मैंने शॉर्ट में देखी, एग्जिस्ट की बजाय क्या करना है, डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ऐसे ये नहीं कि पूरी स्टेटमेंट ही उठा के बदल दी, उसका कह रहे अरे वही तो मतलब था। नहीं 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 नहीं, एक दो टर्म्स बदले जाते हैं। ज्यादातर तो नॉट वाले की नॉट हटा दो या नॉट लगा दो, उस हिसाब से बदल जाता है। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ट्रू, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। फॉल्स, डू नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। रेस्ट की डेफिनेशन, when the position of an object does not change with respect to a reference point with the passage of time, then the body is said to be in rest. Motion, when the position of an object changes with respect to the reference point and its surroundings, surroundings word अगर वहां रहेगा तो वहां पे भी लिखना, and its surroundings with the passage of time, then the body is said to be in motion. Reference point, the point of position chosen with respect to something through which multiple aspects of the motion of a body are observed and studied. Point object, when the object covers such large distance that its dimension appears to be nil or negligible in front or nothing in front of the distance covered, then the body is said to be a point object. तो ये चारों चीजें, ये मतलब बेसिक बेसिक सी बात है। आपके जो एग्जाम में आ सकता है, रेस्ट आ सकता है, मोशन आ सकता है, रेफरेंस पॉइंट आ सकता है, बाकी दान नहीं पूछेगा। बाकी तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ा था। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ मोशन, ये बेसिक बेसिक बातें पढ़ाऊंगा मैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। नोट्स को रिवाइज याद से कर लीजिएगा जो आप लोगों ने बनाए होंगे, और मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कुछ ही दिनों बाद मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें एंड ऑल द बेस्ट।